जोशीमठ, जिसे बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बद्रीनाथ जाने के लिए यहीं से यात्रा शुरू होती है। अब जोशीमठ बर्बादी की कगार पर खड़ा है। धीरे धीरे इस पावन धरती की जमीन दरक रही है। घरों पर खतरे के निशान लगा दिए गए हैं। ये मकान कभी भी मिट्टी में मिल सकते हैं। यहाँ सैकड़ों परिवार और हजारों लोग रहते हैं, जिनके ऊपर आज अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये बसा बसाया शहर आखिर इस कगार पर पहुंचा कैसे? क्या किसी ने पहले इस ओर ध्यान नहीं दिया? अगर दिया भी तो वक्त रहते जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या इस बर्बादी को रोका जा सकता था? और अब सरकार क्या कदम उठा रही है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। तो समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हिमालय की जिंदगी काफी हद तक दो सीमाओं से परिभाषित की जा सकती है। एक तरफ कल्पनाओं से भी आगे जाकर मन हर लेने वाली मनमोहक सुंदरता और दूसरी तरफ बड़ी से बड़ी आशंका को पीछे छोड़ देने वाली भयंकर जानलेवा आपदाएं। मंदिरों का शहर जोशीमठ इन दिनों इस दूसरी वाली सीमा की कगार पर खड़ा दिख रहा है। जोशीमठ में जमीन तेजी से धंस रही है। इसके कारण मकान, दुकान, होटल और फुटपाथ, यहाँ तक कि यहाँ का ऐतिहासिक रोपवे भी दरारों के दायरे में है। और ये दायरा हर गुजरते दिन के साथ चौड़ा होता जा रहा है। अक्टूबर 2021 में यहाँ कुछ घरों में पहली बार ये दरारें दिखाई दी थी। केवल 1.25 साल में आज जोशीमठ के सभी 9 वार्डों में 700 से ज्यादा घरों के फर्श, छत और दीवारों में बड़ी या छोटी दरारें आ गई हैं। कई घरों में बीम तक उखड़ गए हैं। इसे देखते हुए प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित ठिकाना और मुआवजा जरूर दे दिया गया है, लेकिन इसकी पर्याप्तता को लेकर खुद शासन प्रशासन ही आश्वस्त नहीं है और इस पर आए दिन नई नई सफाई दी जा रही है। जोशीमठ के संकट की ओर पहले तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। फिर वहां के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन आदि करना शुरू किया, जिसके बाद वहां के स्थानीय समाचार पत्रों और चैनलों ने इस संकट की ओर ध्यान आकर्षित किया। और उसके कुछ दिनों बाद ये दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। अखबारों में हेडिंग छपी कि जोशीमठ डूब रहा है या यहाँ जमीन दरक रही है। जोशीमठ की इस हालात के पीछे कई कारण हैं, जिनमें भूस्खलन, मौसम की घटनाएं और भूवैज्ञानिक कारक आदि शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि ये बर्बादी केवल नेचुरल है। इसकी बर्बादी के पीछे ज्यादातर इंसानी कारण हैं। क्यों दरकी जोशीमठ की जमीन? इस इलाके में विकास और सुविधाएं पहुंचाने के नाम पर जमकर दोहन किया गया, पहाड़ों को काटा गया। इसके अलावा अनियोजित निर्माण कार्यों ने जोशीमठ की जमीन को धंसाने में योगदान दिया। तमाम जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना सहित जोशीमठ और तपोवन के आसपास जल विद्युत योजनाएं प्रमुख हैं। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं के लिए खुदाई और पहाड़ों का दोहन किया गया। जानकारों का मानना है कि ये सभी योजनाओं का भार जोशीमठ की धरती सह न सकी और दरक गई। ये दरकना ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। इससे पहले भी जोशीमठ की जमीन धंसी और दरकी थी। उस वक्त भी चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और सब अपने मन मुताबिक काम करते रहे। जोशीमठ की चिंता किसी ने नहीं की और आज परिणाम सबके सामने है। बारिश और बाढ़ की वजह से भी दरकी जमीन। इसके साथ ही अगस्त 2022 से उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार जोशीमठ के धंसने में भूगर्भीय कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अत्यधिक भारी बारिश और बाढ़ ने भी जोशीमठ के धंसने में योगदान दिया है। जून 2013 और फरवरी 2021 की बाढ़ की घटनाओं से भी क्षेत्र की जमीन कमजोर हुई और इसका धंसने का खतरा बढ़ गया है। वहीं जमीन दरकने का एक प्रमुख कारण यहाँ लगातार बढ़ रही मानवीय जनसंख्या भी है। यहाँ लगातार लोग बसते गए। इसके साथ यहाँ घूमने के लिए सैलानी भी बढ़ते गए, जिनके लिए सुविधाओं को बढ़ाया गया।
इनके लिए अनियंत्रित बुनियादी ढांचे का विकास हुआ। इस विकास या यूं कहें कि दोहन को रोकने के लिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसके साथ ही पन बिजली परियोजनाओं के लिए सुरंग बनाने में ब्लास्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे स्थानीय भूकंप के झटके लगते हैं और चट्टानों के ऊपर मलबा मिलता है, जिससे दरारें आती हैं। इस बार हल्की फुल्की दरारों ने बड़ा रूप ले लिया और इस बार ये बड़ा संकट बनकर सामने आया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार 7 जनवरी को जोशीमठ में प्रभावित परिवारों के घरों का दौरा किया और उनकी सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने का वादा किया। धामी ने कहा कि ये तय नहीं था कि निवासियों को शहर से स्थानांतरित किया जाएगा या नहीं, लेकिन कहा कि उन्हें तुरंत खाली करने की जरूरत है। इसके साथ ही जोशीमठ से अध्ययन करके लौटी विशेषज्ञ समिति ने शासन से उन भवनों को जल्द से जल्द गिराने की सिफारिश की है जिनमें बहुत अधिक दरारें आ चुकी हैं। शासन ने ऐसे भवनों को गिराने का निर्णय ले लिया है। हालांकि जल्दबाजी में कोई कदम उठाने से पहले हर पहलू पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले जोशीमठ और आसपास हो रहे निर्माण कार्यों समेत तमाम परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग का एक नया वीडियो बताता है कि खतरा केवल जोशीमठ तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि पूरी घाटी में फैल चुका है। जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में सड़कों और घरों की दीवारों में दशकों पुरानी दरारें बड़ी होने लगी हैं। टिहरी जिले में बांध प्रभावित भिलंगना और भगीरथी क्षेत्र के 16 गांवों के साथ साथ ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर बनी सुरंग के ऊपर भू धसाव से मठियाण गांव के कई मानकों में दरारें पड़ने से वो रहने लायक नहीं रहे। रुद्रप्रयाग जिले में गुप्तकाशी के पास सेमी भैसारी गांव पूरी तरह भू धसाव की चपेट में है। ये हालात लंबे समय से हैं, लेकिन लगता है हर जगह जोशीमठ जैसे हालात बनने का इंतजार हो रहा है। वेद शास्त्रों में पर्वत, नदी एवं वन को भूधन कहा गया है, जो पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। लेकिन दुनिया में हर जगह प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट हो रही है और जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ प्रकृति का प्रकोप भी अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि विकास के नाम पर हम जो विध्वंस कर रहे हैं, क्या ये त्रासदी वाकई उसी का परिणाम है? अगर ये निर्विवाद सच्चाई है तो विकास की कीमत क्या होनी चाहिए? हमारे लालच की सीमा क्या हो सकती है? तीर्थ स्थलों के कायाकल्प में कुछ बुरा नहीं, लेकिन इसके लिए स्थानीय परिस्थितिकी को दांव पर लगाना कितना उचित है? क्यों न विकास ऐसा हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो? क्यों न ऐसे प्रयास हो कि विकास और विनाश नहीं, बल्कि विकास और विश्वास साथ साथ चले। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे यहाँ पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील स्थल पर भी निर्माण कार्य विज्ञानी नहीं बल्कि ठेकेदार ही कराते हैं, जिनके लिए अपना समय बचाना पर्यावरण बचाने से ज्यादा कीमती होता है। बदले में हमें मिलते हैं जोशीमठ जैसे उदाहरण, जहाँ नुकसान की भरपाई असंभव हो जाती है। ये भी ध्यान रखना होगा कि एक के बाद एक किए जा रहे अध्ययन तब तक मदद नहीं करेंगे जब तक कि सरकारें उनकी सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू नहीं कर देती। इसलिए अब किसी नए अध्ययन की नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि जोशीमठ किसी हादसे का नहीं बल्कि एक बड़े बदलाव का उदाहरण बने। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जोशीमठ के विध्वंस का कारण हम इंसान हैं या प्राकृतिक आपदा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।